नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे एससी और चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, इंक्लिनेशन दे दिया है 30 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव अप द इंक्लाइन प्लेन, एंड बी में बोला है डाउन द इंक्लाइन प्लेन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया है कितना, 0.2। तो सबसे पहले डायग्राम के बेसिस पे हम लोग पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है बेटा, देखो कि एक तो इंक्लाइन प्लेन में बना रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। अब कोई ब्लॉक है, इसका मास कितना है, 2 kg, ठीक है। मास दे दिया इसका 2 kg। तो सबसे पहले तो इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको आप दिखा दो, कौन कौन से फोर्स लग रहा है। अब मैं डायरेक्ट रिजॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि आपको पता है एक तो पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन लग रहा होगा और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। परपेंडिकुलर में कितना लगता है, एम जी कॉस थीटा। तो एम जी कॉस थीटा की जगह पे कितना, 30, और इधर कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा। तो ये तो हो गया एम जी का कंपोनेंट, जो कि वर्टिकल था। इसका दो कंपोनेंट मैंने डायरेक्ट इस तरह से लिख दिया। अब एक लग रहा होगा नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और सिचुएशन क्या है, अभी जब तक ऐसा है तो फ्रिक्शन किधर की तरफ लगना स्टार्ट होगा, तो अंतर इस ऊपर की तरफ। तो ये लग रहा होगा फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वैल्यू भी आप जानते हो क्या होगा, सिंपली म्यू इंटू एन, एंड एन की वैल्यू दिया है तो म्यू इंटू एम जी इंटू कॉस 30 डायरेक्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि और अदर कोई फोर्सेस नहीं है ना। तो एन की वैल्यू जो है वो एम जी कॉस 30 ही होगी, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस लिख दिया। अब यहाँ पे देखना ये मासेस वगैरह दे दिया, ठीक है। म्यू की वैल्यू भी दे रखा है इसने, तो इवन आप डायरेक्ट यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हो। देखो म्यू की वैल्यू रख दो 0.2, ठीक है। एम की वैल्यू 2 और जी की वैल्यू मैं यहाँ पे 10 ले रहा हूँ। तो एम जी की वैल्यू हो जाएगी 20, कॉस 30 कितनी हो जाएगी, तो √3/2। तो ये निकल कर आ जाएगा कितना, ये देखो ये डेसिमल से ये मैं हटा दे रहा हूँ, एक दो से एक दो गया, 2√3। और 2√3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1.73 इंटू 2, तो ये लगभग आएगा कितना, 3.46 के अप्रॉक्स आएगा। ये इतना न्यूटन आ रहा है फ्रिक्शन की वैल्यू। क्या ये इतना क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये लिमिटिंग की वैल्यू है ना। ये इतना लग नहीं रहा, ये जो मैंने निकाला है, ये जो फ्रिक्शन जो निकाला है, ये फ्रिक्शन इतना लग नहीं रहा। ये फ्रिक्शन म्यू इंटू एन जो लिखा है वो क्या है, लिमिटिंग की वैल्यू, है ना। तो आप डिफरेंस समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में ये सारे सिचुएशन आए थे, उस समय भी डील किया था मैंने कि लिमिटिंग और जो लग रहा है उसके बीच क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये लिमिटिंग की वैल्यू है। एफ एल मैक्सिमम कितना अपोज कर सकता है, इतना से अपोज कर सकता है 3.46 से। चलिए एम जी साइन 30 निकाल लेता हूँ। तो एम जी की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2 kg है तो 20, और साइन 30 1/2, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 10। इसका मतलब नीचे की तरफ, अब देखो यहाँ पे मैं पूरे सिचुएशन को इस तरह से दिखाता हूँ आपको, ड्रॉ करता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है ना 2 kg वाला, इस पे क्या लग रहा है, एक तो नीचे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। और ऊपर की तरफ मैक्सिमम कितना लग सकता है, फ्रिक्शन जो एफ एल मैक्सिमम लग सकता है कितना, 3.46 मैक्सिमम। तब आप यहाँ पे चेक करो, नीचे 10 न्यूटन है, तो आप सोचो फ्रिक्शन की वैल्यू कितना लगना चाहिए। फ्रिक्शन तो कोशिश करेगा कि मैक्सिमम रोक सके, है ना। तो ये देखो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो पूरा का पूरा लग जाएगा, जो कि ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा नीचे की तरफ। तो अब जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो कितनी लगेगी, 3.46 ही लगेगी, किधर, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ लगने लगेगी कितनी, 3.46। तब आप सोचो, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये ऑब्जेक्ट को सिंपली इस तरह से रख दें, तो क्या ये ऑब्जेक्ट स्लाइड कर पाएगा नीचे या नहीं, या स्लाइड करने के लिए उसको पुश करना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो आप खुद सोच सकते हो कि एम का कंपोनेंट ही 10 न्यूटन है, और फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना लगा सकता है, तो 10 का तो मुकाबला कर ही नहीं सकता, है ना। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जैसे ही इस पे रखा जाएगा, ये नीचे की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देगा, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो एक आंसर तो आपको पता चल गया होगा
कि डाउन द इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे बोला है क्या, ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन नीडेड टू मेक द ब्लॉक मूव। तो डाउन द इंक्लाइन प्लेन अगर मूव कराना है ऑब्जेक्ट को, तो कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी क्या? तो आंसर इज नहीं होगी, कोई भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डायरेक्ट क्या करेगा, ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो डाउन द प्लेन का आंसर क्या आ जाएगा कि जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है वो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है ना, बिना किए ही ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। अब बोला क्या, इसको ऊपर की तरफ चलाना है। तो अब ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें अब थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको कि ऊपर की तरफ चलाना है और दो ही फोर्सेस है ये, ठीक है। अब तीसरा फोर्स लगाना है। अब सोचो ये ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ चलाना है, तो ऊपर चलाने के लिए ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, तभी ये चल पाएगा, अदरवाइज ये ऊपर तो नहीं चलेगा। मैक्सिमम ये है ना, ये एफ जो मैं लिख रहा हूँ ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम इतना लग सकता है। तो ऊपर चलाने के लिए कितना लगेगा? अब सोचने का यहाँ पे दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला सिचुएशन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा गलती कहाँ पे होती है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब एक तो लोग क्या सोचेंगे कि अच्छा नीचे 10 न्यूटन है, पहले तो इसको कैंसिल करने के लिए कितना चाहिए, ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, ऊपर जो फोर्स लगाना होगा वो कितना, 10 माइनस 3.46। अगर मैं इतना लगा देता हूँ ऊपर की तरफ, जो कि कैलकुलेट होके कितना आएगा, 10 माइनस 3.46 की वैल्यू आएगी 6.54। तो अगर मैं ऊपर लगा देता हूँ बेटा इतना फोर्स ऊपर की तरफ, है ना, मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स लगा दिया इधर की तरफ ऊपर की तरफ, तो क्या लगता है ऑब्जेक्ट रुक जाएगा क्या मूव करेगा? तो आंसर इज ये क्रिटिकल सिचुएशन हो गया कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर रखा है और फोर्स इतना लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब सवाल उठता है कि क्या मैं अगर 6 से बढ़ा दूं वैल्यू, 6 से मान लो 7 कर दूं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करने लगेगा या नहीं करेगा? तो इसमें आपको सोचना है। सिचुएशन क्लियर है? सिचुएशन क्या है, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि अगर मान लो पहले तो 6.54 लगाया ऊपर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, नहीं चलेगा, है ना, मतलब रेस्ट पर रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इधर कितना था, 10। अब मान लो मैंने क्या किया, एफ की वैल्यू मान लो 7 कर दिया। ठीक है, आपको पता है कि लिमिटिंग वैल्यू जो है फ्रिक्शन की वो कितनी लगेगी, 3.46। तो क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चलने लगेगा? देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, डायरेक्टली ऐड कर लो कि ऊपर की तरफ कितना लग रहा है नेट फोर्स, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है नेट फोर्स, 7 प्लस 3.46, तो ये आप क्या लिख दोगे, 10.46, और नीचे की तरफ कितना, 10। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट चलने लगेगा। तो ये कंसेप्ट रॉन्ग है, सबसे पहले यहाँ पे ये आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सिचुएशन समझना। देखिए अब यहाँ पे होता क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे सिचुएशन क्लियर कर रहा हूँ कि क्या होगा। ठीक है, तो जैसे देखिए फ्रिक्शन, यहाँ पे देखिएगा फ्रिक्शन जो है ना हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है ना, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये नीचे की तरफ तो 10 लग रहा है, ऊपर की तरफ लग मैक्सिमम कितना लग सकता है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ लग नहीं रहा, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ कितना लग सकता है इतना। अब देखो नीचे से फोर्स आपने लगाया, ठीक है, फोर्स कुछ भी लगाया, फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, फोर्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, कितना से बढ़ाते जाओ, मान लो 7 लगाया। तो जैसे ही यहाँ पे आप देखो फोर्स की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, यहाँ पे मैंने कितना लगाया था बेटा, ऊपर ऊपर लगाया था 6.54, एग्जैक्टली 6.54 लगाओगे तो क्या ये फ्रिक्शन लगेगा क्या? आप मान लेते हैं एग्जैक्टली अगर आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, आप एग्जैक्टली एफ की वैल्यू कितना लगा रहे हो आप, 6.54 एग्जैक्टली आप लगा रहे हो 6.54, तो क्या होगा सिचुएशन? तो सर ये एग्जैक्टली अगर 6.54 कर रहा हूँ, तो पहले तो ये दोनों में कंपेयर करो, कितना का कमी है, तो कमी है कितना का, 3.46 का। तो क्या फ्रिक्शन कमी पूरा कर सकता था? आंसर इज यस। तो फ्रिक्शन उस कंडीशन में क्या करेगा, अपना मैक्सिमम लगाकर इसको रोक देगा। क्लियर है? लेकिन अब आप सोचो कि जैसे ही आप वैल्यू बढ़ाओगे ना 6.54 से, है ना, ये 10 ही है, 6.54 से जैसे ही वैल्यू बढ़ाओगे, मान लो 7 कर दिया, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस करो, रिक्वायरमेंट कितनी की है, मात्र 3 की है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो आंसर इज फ्रिक्शन 3 ही लगेगा।
फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगेगी 3, भले लिमिटिंग की वैल्यू अभी भी कितना है 3.46 ही है लिमिटिंग की वैल्यू, बट फ्रिक्शन लगेगा कितना, फ्रिक्शन लगेगा 3 न्यूटन लगेगा। इसके पहले फ्रिक्शन कितना लग रहा था, तो 3.46 लग रहा था। अच्छा, अगर सर मान लेते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू में फोर्स की वैल्यू जो है ये तो 10 लग ही रहा है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू मैं बढ़ा के 10 कर देता हूँ, तो अब कितना लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लगेगी, तो आंसर इज अब 0, रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। बट अभी भी लिमिटिंग वैल्यू कितना है, अभी भी लिमिटिंग वैल्यू इतना ही है, मतलब मैक्सिमम लग सकता है इतना, बट रिक्वायरमेंट अभी है ही नहीं, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट कर दिया ना ऑलरेडी, तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है ही नहीं मूव करने की। फ्रिक्शन कब लगेगा, जब टेंडेंसी होगा मूव करने की तब। अब सोचो अगर 10 से ज्यादा लगाया आपने, 10 से ज्यादा लगाया बेटा तो क्या होगा, सोचना यहाँ पे, ध्यान से देखना। 10 से ज्यादा लगाया, ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू 10 से ज्यादा लगाया, मान लो 12 लगा दिया, फोर्स की वैल्यू है ना, लाइट फोर्स की वैल्यू कितना लगा दिया, मान लो 12 लगा दिया, तो अब इसकी टेंडेंसी देखो, टू की तरफ किधर, नेट टू की तरफ, ऊपर की तरफ, तो क्या ये ऊपर चलने लगेगा क्या, तो आंसर ही नहीं, अभी इसकी टेंडेंसी हुई है ऊपर की तरफ जाने की, तो जब इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ है जाने की, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो आंसर इज फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है रिलेटिव मोशन का, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगने लगेगा, तो ये समझना है। सर ऐसे कैसे हो गए, पहले फ्रिक्शन किधर था, पहले फ्रिक्शन लग रहा था किधर बेटा, ऊपर की तरफ, तो ऊपर क्यों लग रहा था ये समझना है, क्योंकि पहले जो टेंडेंसी थी वो नीचे स्लाइड करने की थी, है ना, तो नीचे स्लाइड करने की थी, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा था, ऊपर, है ना। मैक्सिमम कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में क्या हुआ कि जब ये इक्वल कर दिया तो टेंडेंसी है ही नहीं, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, 0। फिर अब क्या हो गया, और भी फोर्स की वैल्यू बढ़ाया, तो अब टेंडेंसी है ऊपर की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन अब किधर लगेगा, अपोज करेगा नीचे की तरफ। क्लियर है, तो ये सिचुएशन क्लियर होना चाहिए। अब फिर अगेन, अब मैक्सिमम कितना से अपोज कर सकता है, तो फिर से वही वैल्यू है, अपोज उतना ही से कर सकता है, बस सिचुएशन अब डिफरेंस हो गया, डिफरेंट हो गया। पहले अपोज ऊपर लग के कर रहा था, अब अपोज किधर लग के करेगा, नीचे लग के। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो सोचो रिक्वायरमेंट कितनी की है, मात्र 2 की, क्योंकि 2 ऊपर लग रहा है, तो अब जो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, बट लिमिटिंग वैल्यू अभी भी 13.46। तो अब आप सोचो कि मैक्सिमम कंडीशन क्या हो सकता है, क्रिटिकल सिचुएशन, क्योंकि मैक्सिमम ये अपोज कितना से कर सकता है, मैक्सिमम ये नीचे की तरफ अपोज करेगा 3.46 से, और ये लग रहा है कितना 10, तो आप सोचो अगर आप फोर्स लगा रहे हो ऊपर की तरफ, है ना, तो मैक्सिमम कितना लगा सकते हो आप, मैक्सिमम ये कितना तक ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देगा, तो मैक्सिमम ये 13.46 तक ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं देगा। जैसे ही आप 13.46 से ज्यादा लगाते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट फिर ऊपर की तरफ स्लाइड करने लगेगा। क्लियर है, तो अब ये 13.46 यहाँ पे है, और वो डिपेंड करता है कि आप जी की वैल्यू क्या ले रहे हो। मैंने यहाँ पे जी की वैल्यू क्या लिया है, 10 लिया है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट 13.46 है। अगर आप 9.8 लेते हो तो इट में भी कुछ और आएगा, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, है ना। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो दिया है वो अप्रॉक्स में दिया है, अप्रॉक्स में कितना दिया आंसर, 13 न्यूटन, 13 न्यूटन के आसपास दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आंसर जो इट में भी हो सकता है कि वो उन्होंने 9.8 लेकर किया हो, है ना। तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ रहा है। आई होप कि यहाँ पे सिचुएशन क्लियर होगा कि फ्रिक्शन कैसे चेंज हो जाता है। जब तक टेंडेंसी नीचे की तरफ स्लाइड करने की, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था, क्रिटिकल सिचुएशन में फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, और जैसे ही टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन अब नीचे की तरफ लगने लगेगा। तो ये सिचुएशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपके इसका आंसर जो आपको क्लियर होगा कि कैसे यहाँ पे डाउन द इंक्लाइन प्लेन क्यों 0 हुआ, ये सिचुएशन क्लियर होना चाहिए। और अब द इंक्लाइन प्लेन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा था तो उसको कैंसिल करना ही पड़ेगा, उसके लिए ऊपर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।